थोड़ा रिमाइंड करें, इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी क्या क्या होती है करके। दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने कहा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटी में कहा था कि जो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है, उनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं विदाउट मॉडिफाइंग मनी मोर। ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते हैं हम, उसमें किसी हैवी मशीनरी का यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल हमने दिया होगा कि जंगल से जाके हम वुड लेके आते हैं फॉरेस्ट एरिया से, उसको डायरेक्ट उससे खाना पका लेते हैं या लकड़ी से आग सेकने लग जाते हैं जला करके। तो उसको हमने उसमें कोई बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं किया, हमने सिंपल इसको क्या कर लिया है, यूज कर लिया है, ये मान लिया। दिस इज प्राइमरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में हमने कहा था आपसे, जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है ये नाम क्या करते हैं, प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं या तो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें मॉडिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द हैवी मशीनरी, विद द हेल्प ऑफ द स्किल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन्हें मॉडिफाई कर लेते हैं, इसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। अब हमने आपसे जो चैप्टर हमारा है सेकेंडरी एक्टिविटी आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और जो हमारे इंडस्ट्रीज है ये भी हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है। इंडस्ट्रीज आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटी। ये हो गया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि इंडस्ट्री कौन सी एक्टिविटी है करके, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग, या नेम कौन कौन से सिमिलर है करके आपके जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें पूछा जा सकता है। सेकेंडरी एक्टिविटी आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बोथ नॉन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एमसीक्यू में आजकल, तो ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए आपको ये तीनों नाम याद करने हैं, ऑल थ्री नेम्स है। चलो अब जो टर्शियरी एक्टिविटी है, टर्शियरी में हम जो मेनली जो सर्विसेज होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस एंड सर्विसेज। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सर्विसेज। सर्विसेज मीन जो आ गया, जैसे हम क्या करते हैं, टीचर्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, ये सब होते हैं, दीज आर नोन एज सर्विसेज। इसे हम टर्शियरी सेक्टर में इसको इंक्लूड कर लेते हैं, टर्शियरी एक्टिविटी। ये था। उसके बाद हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो मैंने आपसे यहाँ पर शायद कहा था कि 4 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। आप में से कोई बताएगा 4 टाइप्स से क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं करके, या किसी एक आध का नाम बता दे कोई, अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो बताने के लिए तैयार हो। हैंड रेज का ऑप्शन है आपके उसमें सिस्टम में, बगल में हैंड रेज का ऑप्शन होगा, हैंड रेज कर सकते हैं, यहां से अनम्यूट करेंगे हम उसको। कोई नहीं है, इसका मतलब आपने परसों क्लास अटेंड नहीं की थी, सुनी नहीं क्या, प्रणव को बताने की कंडीशन में है, नो। और पेन और पेपर लेके कौन कौन लिख रहे होंगे, लिख नहीं रहे होंगे तो फिर भूल जाएंगे अगली बार। एज इट इज इसको नोट कर लेना है। तो कोई भी क्लासिफिकेशन बताने की कंडीशन में नहीं है। तो हमने कहा था दोस्तों क्लासिफिकेशन था 4 टाइप्स का। क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक को कहा था कि पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट, कोऑपरेटिव। These are the 4 types of the classifications. Public sector is also known as a government sector. ये हमने आपसे परसों भी कहा था
इसका एग्जाम्पल होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या इंडस्ट्रीज में पूरा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट इसको रनअप करती है, लॉस ऑफ बेनिफिट भी गवर्नमेंट का होता है, उसे हम कह देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। कुछ आपके यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए होंगे जिन्हें हम गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये हम केवल एक कि लास्ट वाला था जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, ओनरशिप पे डिस्कस कर रहे हैं इसको हम। उससे पहले अकॉर्डिंग टू द मैराइन, रॉ मटेरियल और साइज, ये सब हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि हमने डिस्कस कर रखे हैं, उनका देख लेना। तो इसमें जो आपका ये कंफ्यूजन था इसलिए मैं रिपीट करने की सोच रहा हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इज रन बाय द इंडिविजुअल एंड इन्वेस्टेड बाय द इंडिविजुअल्स, ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें पैसा, फैक्ट्री को लगाने में कितना पैसा लग रहा है किसी फैक्ट्री को लगाने में, और उस फैक्ट्री से क्या फायदा होगा, कितना लॉस होगा, ये सब क्या करता है। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल आदमी इसका रिस्क लेता है, रिस्क मोड में होता है। जब क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन रिस्क लेने की कंडीशन में होता है किसी भी इंडस्ट्रीज के फेवर में, उसका इन्वेस्टमेंट भी पैसा भी वही लगाता है, लॉस ऑफ बेनिफिट भी उसका होता है, ऑपरेट वही करता है। लेबर लगाने हैं, उसका कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है वो उसका काम है सही करना, और उसे जो ह्यूमन रिसोर्स लगते हैं उसको सैलरी देना, ये सब कौन करता है, इंडिविजुअल पर्सन करता है। वैसे कहते हैं हम प्राइवेट सेक्टर का देते हैं। हमारे जो अभी इंडस्ट्रीज है 90% जो इंडस्ट्रीज है ऑल आर इन प्राइवेट सेक्टर। जैसे आपकी पेपर मिल है, लगभग सारी पेपर मिल क्या है, प्राइवेट सेक्टर में है। उसका ऑनर क्या होगा, एक आदमी होगा कोई, या कुछ लोग मिलकर उसे चला रहे होंगे पार्टनरशिप में। हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर। फिर जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट। जॉइंट सेक्टर में क्या होगा, पब्लिक और प्राइवेट मिलकर चलाएंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले मिलकर चलाएंगे इसको, जॉइंट सेक्टर को। तो मैंने इसका एक और नाम बताया था, अगर किसको याद आया तो मुझे बता सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो वहां से, अगर कोई दिन ढंग से सुन रहा होगा तो, या वीडियो फिर से देख लेना आप लोग। इससे मैंने कहा था PPP करके, ट्रिपल P, जॉइंट सेक्टर आल्सो नोन एज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया लेकिन ऑपरेटिंग के लिए प्राइवेट एजेंसी को दे देती है, प्राइवेट फर्मों को दे देती है। एग्जाम्पल मैंने दिया था इसमें आपको रेलवे स्टेशन का, कैंटीन का, रेलवे में दुकान बना दी गवर्नमेंट ने, उसके बाद क्या किया, ऑपरेट करने के लिए टेंडर करा दिए। लो भाई, गवर्नमेंट को 50,000 रुपया साल का, 50,000 साल की क्या देनी होगी, रेंट देना होगा। बाकी बेनिफिट क्या होगा, जो दुकान चलाएगा उसका होगा, कैंटीन चलाने वाले का। 5 लाख 10 लाख जितना भी बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को क्या 50,000 से क्या देना, उसका रेंट देना है टोटल मनी के तौर पर, उसके टेंडर करा देती है गवर्नमेंट ने। इसे नोन एज द जॉइंट सेक्टर। ऐसे हॉस्पिटल में करती है गवर्नमेंट आजकल, हॉस्पिटल बना दिया, बिल्डिंग बना दी, मशीन से रख दी, ऑपरेट करने के लिए किसी इंडिविजुअल को दे दिया, चलो भाई अपने साथ तुम ड्राइवर वो रख लो, क्या रख लो, डॉक्टर से रख लो, अदर हॉस्पिटल स्टाफ रख लो, फीस थोड़ा हिसाब से लेना, गवर्नमेंट रूल्स थोड़ा फॉलो करते रहना, तो वो भी क्या होगा, जॉइंट सेक्टर होगा। तो जॉइंट सेक्टर का शायद मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया था, वहां पर जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री वहां पर जॉइंट सेक्टर में है महाराष्ट्र में। अच्छा, और जो एक जो अदर एग्जांपल है मारुति उद्योग करके, आपकी बुक में दिया है मारुति उद्योग का एग्जांपल इन द जॉइंट सेक्टर।
नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव में क्या रहता है, इसमें इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी कोऑपरेटिव सेक्टर में, और ऑपरेटिंग ऑफ द मशीन्स और इंडस्ट्री, और ओनरशिप और सप्लाई, लॉस और बेनिफिट, ये सारी चीजें क्या है, ये कुछ लोगों के द्वारा फेस की जाती हैं। आपकी बुक में जो इसका एग्जाम्पल लिखा है कोऑपरेटिव सेक्टर का, इंडस्ट्रीज आर ओल्ड एंड कोऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। इसका एग्जाम्पल दिया गया है मिल्क डेयरी, जो हमारी डेयरी होती है, चाहे आप क्या जो मिल्क आता होगा, किसी के पास आनंदा का आता है, किसी के पास आंचल का आता है, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। उसका जो लॉस और बेनिफिट होता है, वहां के जो वर्कर्स हैं उन सबके खाते में जाता है। बेनिफिट हुआ तो क्या होता है, उनको बोनस मिल जाता है। लॉस हुआ तो केवल सैलरी मिलेगी, वो भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्या होते हैं, सब लोग तन मन धन से लगे रहते हैं इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इतना हो गया। अब इसके बाद है फैक्टर्स, लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री के जो फैक्टर्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इंडस्ट्री को लगाने के लिए कौन कौन से फैक्टर की हमें जरूरत पड़ती है। फैक्टर्स हमने कल वहां भी पढ़े थे पॉपुलेशन में। कुछ फैक्टर्स उससे हमारे क्या हो सकते हैं, मैच करने वाले हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज हमें कहां कहां पर लगानी चाहिए। फैक्टर मीन से अगर आपने कहीं पर इंडस्ट्री लगानी है, खड़िया फैक्ट्री वाले ने खड़िया फैक्ट्री लगानी है, जहां फैक्ट्री खड़िया का प्रोडक्शन होता है, तो कहां पर खड़िया फैक्ट्री लगेगी। बिस्किट फैक्ट्री कहां पर ज्यादा चलेगी, कॉटन हमें कहां ज्यादा मिल सकता है, ये क्या है। तो जो इंडस्ट्री को जो रन करने वाले हैं उनका मेन पर्पस क्या रहता है, अर्निंग द मनी, मैक्सिमम बेनिफिट लेना। कोई समाज की भलाई के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए उसने वहां इंडस्ट्री लगा रखी है। सब अपने मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो बेनिफिट को कैसे मिल पाएगा, वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके वहां पर वो इंडस्ट्री लगाएगा जहां से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। दीज आर द कॉमन फैक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर हो गए, जैसे वहां पर जहां पर उन्हें क्या मिल सके, रॉ मटेरियल मिल सके आराम से। पता चला रॉ मटेरियल बहुत दूर से लाना हो रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है, तो खड़िया बागेश्वर मिल रही है, तो खड़िया फैक्ट्री हमने कहाँ लगा दी, हरियाणा में लगा दी। तो बागेश्वर से हरियाणा जाएगा रॉ मटेरियल, हल्द्वानी में लगाएंगे तो क्या होगा, और बेनिफिट मिलेगा उससे। तो दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए, चीप एंड एक्सपर्ट लेबर। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, लेबर में ही बहुत सारा पैसा चले जा रहा है, कहते हैं सस्ते लेबर नहीं मिल रहे हैं, लेबर महंगे हो रहे हैं। तो जहां पर लेबर मिलेंगे वहां पर आदमी क्या सोचेगा, वहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो एक लेबर हो जाएगा, एक हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, किराया कम देना पड़े या नजदीक हो। मार्केट फैसिलिटी, मार्केट वहां पर अवेलेबल हो, नहीं तो अपना प्रिपेयर्ड मटेरियल कहाँ बेचेगा। ऐसी जगह पर आपने इंडस्ट्री लगा दी है जहां से आपका प्रिपेयर्ड मटेरियल क्या हो रहा है, हजारों किलोमीटर दूर भेजना पड़ रहा है, लोकल वहां पर कोई खरीदारी नहीं है, और वहां पता चला कि जहां बेची जा रही है ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री चल रही है, तो इसमें कौन प्रोडक्ट लेगा, नोबडी। तो ऐसी कुछ फैक्टर्स हैं, लिख लेते हैं पहले। जैसे हमने कहा कि रॉ मटेरियल, लेबर, चीप लेबर का सकते इसको आप, वाटर फैसिलिटी,
ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, लाइट आनी चाहिए उसमें, मार्केट, आसपास कहीं मार्केट मिल रहे हैं हमें, और उससे अलावा अगर आप देखना चाहें तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा कौन लगा सकता है, कितना लगा सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन पैसा खर्च करेगा, लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब आप कहेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट क्या करती है? किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाती है। कभी कभी जो गवर्नमेंट है उसके लिए किसी इंडस्ट्रीज को डिस्करेज करने के लिए पॉलिसी बनाती है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है भैया? जरूरी है। अगर हमने क्या करना है, आजकल आपने कहा कि जैसे प्लास्टिक फैक्ट्रीज को क्या कर रही है गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे प्लास्टिक क्या हो, मिनिमम यूज हो। प्लास्टिक की जो फैक्ट्री लगी है उन सारी फैक्ट्री को हटा दे, तो गवर्नमेंट उसके क्या करेगी, स्ट्रिक्ट रूल्स बना देगी। गवर्नमेंट पॉलिसी। जूट प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मैक्सिमम यूज हमें जूट का करना है। जूट के जो बोरे बनते हैं पैकेजिंग वाले आइटम, जूट की ही पैकेजिंग होनी है। स्कूल में कोई प्लास्टिक यूज नहीं होगा बिछाने के लिए, जूट का यूज होगा। जो प्लास्टिक की चटाई होती है, डोरमेट होते हैं, उन सबको हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जो जूट इंडस्ट्री है ग्रो अप कर जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज द नीड ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके अलावा एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कौन पैसा खर्च कर सकता है, रिस्क लेने पर मोड, रिस्क मोड कौन ले सकता है रिस्क? सबके पास की, जिसके पास पैसा होगा वही इंडस्ट्री लगा पाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, जब किसी के पास 50% मनी अमाउंट होगा तब उससे गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तब गवर्नमेंट उसको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसा भी होना चाहिए। मार्केट में डिस्कस कर लिया ना, प्रिपेयर्ड मटेरियल कहाँ बेचेंगे? जैसे हमने कहा ना बिस्किट फैक्ट्री के बिस्किट बन गए, अब कहाँ बेचेंगे? लोकल मार्केट भी तो होनी चाहिए। देन पावर सप्लाई का मतलब ये होता है कि मशीनों को चलने के लिए पावर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्रॉपर, चीपर रेट में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए। उत्तराखंड में जो भी इंडस्ट्रीज लगी है वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी सबसे आगे आई। गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराया, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल कराई, टैक्सेस माफ कर दिए, 5 ईयर के लिए टैक्सेस की सब्सिडी कर दी, हर चीज के रेट कम कर दिए। तो इसलिए कुछ आपके यहाँ क्या है, उत्तराखंड में जो भी इंडस्ट्री लगी है ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत लगी है। और वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रीज को जहां पर लगाओगे वहां पानी का होना बहुत जरूरी है, वाटर सप्लाई। इसके अलावा एक आध और फैक्टर लिखा होगा लैंड करके, उसे टोपोग्राफी कहते हैं, लैंड और टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी में क्या हो जाएगा, जहां पर प्लेन एरिया होगा आदमी वही फैक्ट्री लगाना सही समझता है, क्योंकि वहां सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं प्लेन एरिया में। कोई पहाड़ों में नहीं लगाता है, कोई माउंटेन एरिया में नहीं लगाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, वहां कोई भी उसका कस्टमर नहीं मिलेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। अदर फैक्टर्स आप देखते हैं तो आपके बुक में और भी फैक्टर दिए गए हैं। कम्युनिकेशन एक और दिया गया है। कम्युनिकेशन, पहले आदमी क्या करता था, अगर किसी उससे रिलेटेड कोई मैसेज देना है तो कहीं पर, तो लोग क्या करते थे, खुद ही तैयार करते थे। और टेक्नोलॉजी एक और फैक्टर होता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हो जाता है, हमारा काम मिनिमम टाइम में पॉसिबल हो सकता है।
ये भी एक फैक्टर है। पता चला नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन करना ही बड़ा टफ हो रहा है, मैसेज देना बड़ा टफ हो रहा है, आदमी खुद ही यहाँ से दिल्ली जा रहा है पैसा देने के लिए, 3 दिन लग रहे हैं उसको आने जाने में, जितने लग रहे हैं पैसा खर्च हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, विद इन ए मिनट काम हो जाएगा। जो 3 दिन में हो रहा था 3 मिनट में हो गया काम। इधर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन क्या हो गया, तुरंत फोन करके पूछ लो, किसी आदमी को भेजने के बजाय आपका ऑर्डर कितना है, इतना माल भेज दो, ये सब होता है ना। जो दुकानदारी करते हैं वो अच्छी तरह और जानते होंगे। आज फोन नहीं लग रहा तो बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, सामान मंगाना था वहां से, ये नेट नहीं चल रहा तो मेल नहीं कर पा रहे हैं सामान मंगाने के लिए, या पैसा नहीं भेज पा रहे हैं ऑनलाइन से। These are the factors which are responsible for the production or location of the factories. Okay.